मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एमएससी गवर्नमेंट कॉलेज, भरतपुर राजस्थान। हम अध्ययन करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस और इसके एक सब टॉपिक टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। इसका सेकंड पार्ट हम अध्ययन करेंगे। फर्स्ट पार्ट को हम पूर्व में यूट्यूब वीडियो पर अपलोड कर चुके हैं, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट था। और इस पार्ट को अध्ययन करने से पहले आप फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देखें। फर्स्ट पार्ट में हमने कार्बनिक अपक्रियाओं की दो अपक्रियाएं, प्रतिस्थापन अपक्रिया और योगात्मक अपक्रिया के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तीसरी जो कार्बनिक अपक्रिया है वो है एलिमिनेशन रिएक्शंस अथवा विलोपन या निराकरण अपक्रियाएं। ये अपक्रियाएं योगात्मक अपक्रियाओं के एकदम विपरीत हैं। इन अपक्रियाओं में किसी क्रियाकारी अणु में से दो परमाणुओं या समूहों का निष्कासन होता है और अणु में जुड़ता कुछ नहीं है। जैसा कि योगात्मक हम अध्ययन किया था, वहाँ जुड़ता है, लेकिन यहाँ अणु में जुड़ता कुछ नहीं है। किसी ध्रुवित संतृप्त अणु में उचित परिस्थितियों में इन परमाणुओं या समूहों का निष्कासन करवाया जाता है और इस प्रक्रम में असंतृप्त अणु बनते हैं। जबकि हमने योगात्मक में जब अध्ययन किया था, वहाँ संतृप्त अणु का फॉर्मेशन हुआ था। इन अपक्रियाओं में दो सिग्मा बंध टूटते हैं और एक पाई बंध बनता है, जबकि योगात्मक में इसका विपरीत था। वहाँ एक पाई बंध टूटा और दो सिग्मा बंध का निर्माण हुआ था। इसके अंतर्गत हम दो प्रकार की अपक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। एक है E1 यानी कि एकाडुक अपक्रिया और दूसरी है E2 क्रियाविधि यानी कि द्विअणु विलोपन अपक्रियाएं। E1 यानी कि एकाडुक जो अपक्रिया है, इस क्रियाविधि में जैसा कि यहाँ फिगर हम देख पा रहे हैं, इस क्रियाविधि में अपक्रिया कार्बोकैटायनों के द्वारा दो पदों में संपन्न होती है। प्रथम पद मंद और वेग निर्धारक होता है, जिसमें एल्किल हैलाइड का अणु आयनित होकर कार्बोकैटायन बनाता है और दूसरा पद तीव्र तथा वेग निर्धारक अनिर्धारक होता है, जिसमें प्रथम पद में बना कार्बोकैटायन एक प्रोटॉन खोकर उदासीन असंतृप्त अणु में बदल जाता है। चूंकि इस अपक्रिया में वेग निर्धारक पद में क्रियाकारक का एक ही अणु है, अतः इसे एक अणुक या E1 क्रियाविधि कहते हैं। यहाँ रिएक्शन में हम आसानी से समझ पाते हैं कि कैसे यहाँ टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है और यहाँ से Br का निष्कासन हो रहा है और कार्बोकैटायन, यहाँ टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ
और कार्बोकेटाइन पर, जो कि सेकंड स्टेप है अब, उस पर हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हुआ और वो H को लेकर, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला और इसके इलेक्ट्रॉन कार्बोकेटाइन की तरफ शिफ्ट हुए और एक आइसोब्यूटीन का एक उदासीन असंतृप्त अणु का फॉर्मेशन हो जाता है। दूसरी अभिक्रिया E2 मैकेनिज्म या एलिमिनेशन बाइमोलिकुलर, यानी कि द्विअणुक अभिक्रिया। जैसा कि यहाँ रिएक्शन में हम आसानी से देख पा रहे हैं, जो एक पद में संपन्न होता है। इस एक पद में ध्रुवित एल्किल हैलाइड अणु पर नाविक स्नेही का पीछे से आक्रमण होता है और यह बीटा हाइड्रोजन परमाणु के साथ बंध बनाकर अणु बनाकर निकल जाता है। इस दौरान सामने का हैलोजन परमाणु हैलाइड आयन के रूप में निकल जाता है और एक असंतृप्त अणु का निर्माण होता है। चूंकि इसके वेग निर्धारक पद में दो क्रियाकारी अणु हैं, अतः इसे द्विअणुक या बाइमोलिकुलर या E2 क्रिया विधि कहते हैं। जैसे यहाँ रिएक्शन में आसानी से समझ पा रहे हैं कि एथिल ब्रोमाइड से एथिलीन का फॉर्मेशन कैसे हो पा रहा है। जैसे OH ने, जैसे यहाँ C2H5O- है और इसने पीछे की तरफ से अटैक किया, हाइड्रोजन को लिया तो ये एल्कोहल बना और Br बाहर की तरफ निकला। तो इस तरह यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी कि एथीन का फॉर्मेशन होता है। चौथी जो रिएक्शन है कार्बनिक अभिक्रियाओं की, वो है रीअरेंजमेंट या पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं। इस प्रकार की अभिक्रियाओं की एक सामान्य क्रियाविधि नहीं होती। इनका व्यक्ति से अलग से इनको संपन्न किया जाता है। कई अभिक्रियाओं की क्रियाविधि में कोई एक पद ऐसा होता है जिसमें मध्यवर्ती क्रियाविधि से में कोई एक पद होता है जिसमें मध्यवर्ती अणु पुनर्विन्यासित होता है। एक पुनर्विन्यास अभिक्रिया में क्रियाकारी अणु से उत्पाद अणु बनने में ना कोई परमाणु निकलता है और ना ही जुड़ता है। केवल क्रियाकारक अणु के परमाणु अपनी स्थिति बदलकर उत्पाद अणु बनाते हैं, यानी कि उनका रीअरेंज होता है, एक जगह से बदलकर दूसरी जगह पर पहुंचना। जैसे यहाँ एक सिंबॉलिक रिएक्शन यहाँ इंडिकेट की जा रही है। जैसे A और B आपस में जुड़े हैं और A से X जुड़ा है और B से Y जुड़ा है। अब यहाँ जैसे हम देख पा रहे हैं, यहाँ आपस में पुनर्विन्यासित हो रहा है। X के स्थान पर Y आ गया और Y के स्थान पर X चला गया। इसी तरह जैसे यहाँ दूसरे जो एग्जाम्पल लिया जा रहा है AB डबल बॉन्ड C, तो यहाँ जो डबल बॉन्ड है उसका स्थान परिवर्तित हो रहा है।
यहाँ अब जो डबल बॉन्ड यहाँ बी और सी के मध्य था, अब वो स्थान परिवर्तित होकर ए और बी के मध्य स्थानांतरित हो रहा है। तो इस तरह यहाँ आपस में समूह का स्थान परिवर्तित हो रहा है। जैसे यहाँ हम एग्जाम्पल देखें तो किस तरह यहाँ स्थान परिवर्तित हो रहा है यहाँ कुछ अपक्रियाओं में। जैसे यहाँ एन ब्यूटेन है और इस पर AlCl3 की उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है, थर्मल रिएक्शन हो रही है। और यहाँ देखिए H का रिप्लेसमेंट CH3 के द्वारा, यानी कि स्थान परिवर्तित हो रहा है इनका, केवल H CH3 वाले स्थान पर पहुंच गया और CH3 यहाँ आ गया। अब इसको जो क्रियाविधि को हम आगे देखते हैं, तो क्योंकि किस तरह का कार्बोकेटाइन इसमें बन रहा है उसके आधार पर इन क्रियाओं को हम सही ढंग से व्याख्या कर पाते हैं, क्योंकि कौन से स्थान पर कार्बोकेटाइन कहाँ बना वो उसके स्थायित्व के आधार पर निर्धारित हो पाता है। सेकेंड अपक्रिया हम देखें इसमें, जैसे 1 क्लोरोप्रोपेन है, वो एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। और यहाँ हम देख पा रहे हैं कि Cl ने अपना स्थान परिवर्तित करके ये पोजीशन नंबर 2 पर पहुँच गए और हाइड्रोजन यहाँ से इस पर आ गए और 2 क्लोरोप्रोपेन का फॉर्मेशन होता है। थर्ड रिएक्शन जैसे देखें, जैसे एसिटिल नाइट्रीन है और इसमें हम देख पा रहे हैं कि किस तरह मेथिल आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन हो पा रहा है। अन्य अपक्रियाओं पर हम बात करें, जैसे फेनिल हाइड्रोक्सी एमीन है और जब इस पर रिएक्शन को हम देखते हैं तो यहाँ पुनर्विन्यासित हो पा रहा है समूह का। जैसे NHOH है और किस तरह यहाँ नीचे का जो हाइड्रोजन है वो यहाँ से पुनर्विन्यासित होकर NH के पास जाके NH2 में चेंज होता है और OH ऊपर से आके यहाँ पैरा पोजीशन पाकर पुनर्विन्यासित होता है और पैरा अमीनो फिनोल का फॉर्मेशन होता है। अगली अपक्रिया जैसे इसमें देखें तो यहाँ फेनिल सोडियम कार्बोनेट है, तो यहाँ जैसे इसको गर्म किया 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर और यहाँ हम देख रहे हैं कि किस तरह समूहों को पुनर्विन्यासित हो रहा है, यानी कि सोडियम सैलिसिलेट का फॉर्मेशन हो पा रहा है। तो इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ बाहर से कुछ भी इसमें ऐड नहीं हो पा रहा है और उसी जो मॉलिक्यूल है उसी में परमाणु अपने समूह एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित हो रहे हैं। इसी तरह फ्रिज पुनर्विन्यास अपक्रिया होती है जहाँ फेनिल एस्टर होता है, AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और उसमें बाद में ऑर्थो हाइड्रोक्सी और कीटोन बनता है और पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरह की अन्य भी अपक्रिया हैं जहाँ की इस तरह की पुनर्विन्यास अपक्रियाएँ होती हैं और ये बाद में जब व्याख्या करते हैं तो इसमें स्टेबिलिटी बहुत मायने रखती है कि किस तरह का कार्बोकेटाइन यहाँ है। कार्बोकेटाइन का जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स होते हैं वहाँ हम जानते हैं कि जो इसकी स्टेबिलिटी का देखते हैं तो कि कौन सा टर्सरी सबसे ज़्यादा स्टेबल स्थिति में आता है, सेकेंडरी उससे कम रहता है, प्राइमरी उससे कम रहता है। तो वो परिस्थितियाँ यहाँ उत्पन्न होती हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। धन्यवाद।